देख सकते हो। लेवल 2 39 करा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी ऑफ अल्युमिनियम, और यहाँ लिखा हुआ है Al Cl, और यहाँ लिखा हुआ H2O5, और यहाँ लिखा हुआ चार्ज। तो ये चीजें इस कंपाउंड के बारे में जब तुम अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे ना, तब समझ में आएगा कि ये कंपाउंड है क्या। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद समझ में आएगा। अब इस कंपाउंड में यहाँ पे ये लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और ये एल्युमिनियम। अभी मैं बता दे रहा हूं, एल्युमिनियम जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाया है क्लोरीन के साथ, और यही एल्युमिनियम 5 वाटर के साथ बॉन्ड बनाया है। 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर, 5 वाटर। ये थोड़ा बहुत जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा लेंगे ना तब समझ में आएगा। तो कुल मिला के एल्युमिनियम कितना बॉन्ड बनाया है यहाँ पे? 6 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसका वैलेंसी 6 हो जाएगा। तो हमने बताया भी था ना कि मैक्सिमम वैलेंसी क्या होगा? 6 होता है, और यहाँ पर 6 है। कैसे हो गया है केमिकल बॉन्डिंग टीच करने के बाद बताएंगे। अब बात रहा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। तुम्हें फंडामेंटल फाउंडेशन में बताया था मैंने, इस टाइप के कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, और कैसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। यहाँ हमसे पूछा अल्युमिनियम का निकालने के लिए, तो अल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम यहाँ पर मान लेंगे x, क्लोरीन पे होता है -1 और वाटर पे होता है 0, इक्वल टू क्या लिख देंगे? +2। जो चार्ज होगा इक्वल टू में जाएगा, ये इधर जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया? +3, यानी अल्युमिनियम पे चार्ज हो जाएगा +3। तो हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्युमिनियम इज +3 एंड वैलेंसी इज 6। क्लियर? चलो, पहला वाला हो गया। अब लेवल 2 का क्लास वर्क, लेवल 2 का क्लास वर्क का है 27 नंबर। 27 नंबर क्या है? आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इतना, तो हीलियम प्लस का क्या होगा? अच्छा, चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, लेवल 2 क्लास वर्क और 27 नंबर है। अब ये जो एक्चुअली क्वेश्चन है ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है En इक्वल टू -13.6 n² होता है। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूला तो जानते नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े भी नहीं है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग के बाद पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल तुम ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन में और हीलियम प्लस में ज्यादा आयोनेशन एंथैल्पी किसका होगा? हीलियम प्लस का होगा। तो हाइड्रोजन का 13.6 है, तो हीलियम प्लस का क्या होगा? तो ज्यादा में एक ही वैल्यू दिया है, वो है 54.4। तो ये तुम आर्गुमेंट लगा सकते हो, और नहीं तो जब तुम आओगे केमिक उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उस समय फार्मूला बताएंगे। ये फार्मूला -3.6 सेकेंड ऑर्बिट के लिए, ऑर्बिट का नाम नहीं लिखा ना, Z², यहाँ Z² होगा। तो यहाँ हीलियम का जो मास हो जाता है 2, एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 54.4 माइनस। ये फार्मूला भी छोड़ दो, क्योंकि फार्मूला जानने का भी तुम्हें कोई नीड नहीं है,
ठीक है, फॉर्मूला काहे का भी लिखोगे, जब मैं तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा तो उस समय लिखना। अभी बस इतना ध्यान रखो कि हीलियम प्लस का ज्यादा होगा और ज्यादा में एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला यूज करने का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, समय के साथ हम कर लेंगे। अभी आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ाएंगे ना, तुम लोग 10th में पढ़े होगे थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर, पढ़े ना, तो यहाँ बहुत डिटेल से पढ़ना है। वहां बताएंगे कि एनर्जी किस ऑर्बिट का कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट है लेवल 195 गधे, लेकिन लेवल 1 में तुम लोग को डाउट नहीं आना चाहिए। लेवल 1 सीटी लेवल का होता है, जो इसमें है ना लेवल 1 उस सीटी लेवल का है, वो क्लास में पढ़ाते समय तुम लोग हो जाना चाहिए था। लेवल 1 क्लास वर्क का 95। बेरिलियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्युमिनियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। बेरिलियम कार्बाइड एंड एल्युमिनियम कार्बाइड इल्ड मीथेन ऑन हाइड्रोलाइसिस। क्या लिखवाया नहीं था मैंने कि बेरिलियम कार्बाइड एंड एल्युमिनियम कार्बाइड को जब हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो मीथेन गैस इवॉल्व होता है। ठीक, दिस वन इज करेक्ट। सेकेंड बोला है बेरिलियम लाइक एल्युमिनियम रिनर्ड पैसिव बाई HNO3। थर्ड बोला है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लाइक अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक, ये गलत बोला है, एम्फोटेरिक होता है, ये गलत बोला है। तो 95 का आंसर हो जाएगा 3। अब सेकंड का मतलब समझो। सेकंड का मतलब होता है बेरिलियम और अल्युमिनियम। तुम लोग सुने होगे, मैं लेवल 1 का क्लास वर्क, लेवल 1 के क्लास वर्क बता रहा हूँ। तुम लोग सुने होगे कि अल्युमिनियम के कंटेनर में एसिड वगैरह स्टोर किया जाता है, HNO3। तो अल्युमिनियम के कंटेनर में HNO3 को स्टोर किया जाता है। बाकी कंटेनर में अगर हम स्टोर करें एसिड को ना, तो एसिड उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। लेकिन अल्युमिनियम के कंटेनर में अगर हम रखें इसको, तो अल्युमिनियम का कंटेनर रिएक्शन नहीं करता। उसका रीजन ये है कि अल्युमिनियम के कंटेनर एक रिएक्शन करके ये अल्युमिनियम ऑक्साइड में बदल जाता है। Al2O3 का एक ऊपर से लेयर बनाता है ये, और ये लेयर जो होता है बहुत हार्ड होता है। इस कंटेनर के अपर पार्ट पे एक लेयर बनता है Al2O3 का, तो इट फॉर्म ए लेयर। अब ये नहीं कि सर लिखवाएंगे तभी हम लिखेंगे, यहाँ कोई भी फैकल्टी लिखवाएगा नहीं तुम्हें, मतलब कि 10th के जैसा एक पॉइंट लिखते चलो, उतना टाइम नहीं होता है। बताए जिसको लिखना है लिखोगे, नहीं लिखना है नहीं लिखोगे। तुम सोचोगे हमें आ गया, बाद में 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो पेन पेंसिल दिमाग चलते रहना चाहिए, चीजें जो सर बताए अपने वे में लिखना पड़ेगा तुम्हें। इतना हमारे पास टाइम नहीं कि हम लिखवाएंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहां पर जो होगा वो क्या बनाएगा, एक लेयर बनाएगा। लेयर किसका बनाता है, Al2O3 का, एल्युमिनियम। और वो लेयर जो होता है इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है, इनर लेयर को रिएक्शन से बचाता है, क्योंकि ये लेयर बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है पैसिव है ये, मतलब उसको कंजर्व करता है नीचे के लेयर को। तो अल्युमिनियम जैसा होता है वैसे बेरिलियम का भी एक लेयर बनता है, B2O3, सॉरी BeO का एक लेयर बनता है। तो जैसा ये लेयर होता है वैसे बेरिलियम का भी एक लेयर बनता है, वो भी इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। तो कहने का मतलब दोनों का प्रॉपर्टी सेम जैसा है। तो अल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म, या अल्युमिनियम ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Al2O3 विच इज वेरी हार्ड एंड इट प्रोटेक्ट इनर लेयर, और एक लेयर बना के। उसी तरह से बेरिलियम भी
लेयर बना के प्रोटेक्ट करता है। तो दोनों का पैसिव नेचर बोला जाता है कि एसिड की तरह ये पैसिव नेचर का होता है। तो ये सी ऑप्शन ये बी ऑप्शन ये बोल रहा है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला जो है वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वहां हमने क्या लिखा था, बेरिलियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो इसका हाइड्रोक्साइड भी, जब इसको पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड ही बनेगा ना, इसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। मतलब ये भी देख के मत बोल देना कि बेस है, ओ OH दिख रहा है तो बेस है, नहीं, ये एम्फोटेरिक है। H+ भी लूज कर सकता है और ये OH भी लूज कर सकता है। तो दिस वन विल एक्ट एज ए ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया, समझ में आ गया ना। तो इसका जो इनकरेक्ट क्या होगा, BeOH होल ट्वाइस और AlOH होल थ्राइस आर बेसिक इन नेचर। दिस वन विल बी इनकरेक्ट, एम्फोटेरिक होता है। नेक्स्ट है लेवल 1 के क्लास वर्क का 84 क्या बोल रहा है, among the following outer most configuration metal which has so highest oxidation state। ठीक है, तो लेवल 1 के क्लास वर्क का 84, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है, कौन सबसे ज्यादा दिखाएगा। तो इस केस में तुम्हें जानने के लिए थोड़ा सा अभी केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज होना पड़ेगा, वैलेंसी के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ये वैलेंस जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे तब तक क्लियर आएगा नहीं। तो यहां पर देखो, पहला जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4s2 और 3d3 है। अब बताओ ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, 23, एटॉमिक नंबर 23 का है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम का ही है। किसका है, वैनेडियम का है, केवल लास्ट वाला 2 लिखा है, इसके पहले सब भरा हुआ है। 4s2 और 3d3 लिखा है, तो ये वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, 4s1 लिखा हुआ है और 3d5 लिखा हुआ है। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, याद करो, क्रोमियम का। 24 हो गया ना, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और यहाँ पर देखो किसका लिखा हुआ है, 3d5 लिखा हुआ है, 4s2 और 3d5, 4s2 और 3d5। याद करो किसका कॉन्फ़िगरेशन है, Mn का, 25। ये काउंट करोगे ना तो 25 आएगा, शुरू से लेके समझ में आएगा ना कैसे काउंट करना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 25 आएगा। अब 25 आएगा तो Mn का होता है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट में 4s2 और 3d6, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आयरन का, 26 हो जाएगा। ये 26 हो जाएगा आयरन का। अब तुम्हें मैं एक दिन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाया था, मैंने लिखवाया था ना, उसमें जाके एक दिन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करोगे, वैनेडियम पे 3 होगा, क्रोमियम पे +3 भी होता है, क्रोमियम पे +6 भी होता है, Mn पे Mn+2 भी होता है और Mn+7 भी होता है। एक दिन मैं लिखवाया था, आयरन पे +2 भी होता है, आयरन पे +3 भी होता है, Mn पे +2 और +7। अब इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट 7 Mn का होगा। एक दिन लिखवाया था मैंने, पता नहीं तुम लिखते हो कि नहीं लिखते हो, मुझे तो मालूम नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाया था। तुम लोग अभी 10th से 11th में आए हो, क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो, अब घर पे बैठे हो, फैकल्टी लिखवाएगा तब लिखेंगे, सर बोलेंगे जो वर्ड वो लिखेंगे,
अरे बोर्ड पे जितना चीज लिखा गया ना हो, सोच लो नोटबुक में आ जाना चाहिए। अब इतना टाइम यहाँ नहीं होता, इतना तो कोर्स है, समझाओ पढ़ाओ तब लिखवाओ। 10th क्लास थोड़े है कि बस 2 चैप्टर साइंस में पढ़ना है। साइंस का पढ़ाना होता तो 2 दिन में, 1 वीक में पूरा बुक खत्म हो जाता। यहाँ पर ये है 2 साल पढ़ोगे तब जाके सिलेबस खत्म होगा 11th 12th का। फिजिकल है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है। ये समझ में आ गया ना, mn का +7 होता है। ये बात हो गई। और ये चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ेगा ना, एक दिन में सीख नहीं पाओगे, रट नहीं पाओगे। इन चीज को समझने के लिए टाइम लगेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानने के लिए, वैलेंसी के बारे में जानने के लिए तुम्हें कुछ टाइम अभी केमिस्ट्री में देना पड़ेगा। जब तक तुम इससे फेमिलियर नहीं होगे, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे सामने आता जाएगा वैसे वैसे तुम फेमिलियर होते चले जाओगे। नाउ लेवल 2 होमवर्क 40 नंबर। लेवल 2 होमवर्क 40 नंबर। नंबर क्या बोल रहा है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन का मोर देन ऑक्सीजन, ऐसा क्यों है? ये तो हाफ फील्ड की वजह से होता है ना। और हाफ फील्ड की वजह से जब होगा, दिस इज एक्सप्लेन्ड विथ, अब तुमको फंडामेंटल से जोड़ दिया गया है। लेवल 2 होमवर्क। अब डाउट भी आता है ना जिस स्टूडेंट का, उससे समझ में आ जाता है कि वो कितना ग्रिप बनाया है इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि आयोनेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। तुम क्या जानते हो? हाफ फील्ड जानते हैं ना। एन यहाँ पर 2H2 होता है और 2P3 होता है, और यहाँ पर क्या होता है 2H2 और 2P4 होता है। ये हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ये चीज तुम जानते हो, जानते ना। अब इस चीज को बता दिया गया हंस से और पॉली से रिलेट किया गया। तो तुम याद करो फंडामेंटल में इलेक्ट्रॉन्स जो फिलअप करने के लिए तुम्हें बोला था, पॉली याद करो, अबाव याद करो और हंस याद करो। अगर मान लो हंस तुम याद करते हो, अगर मान लो P4 में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते थे तो कैसे करते थे? 1 2 3 और फिर 4। ये फिलअप करने का तरीका किसने सिखाया? भूल गए? हंस ने सिखाया था। भूल गए सारे? अभी 2 दिन पढ़ाया हुआ हो गया, अभी तो पूरा 11th 12th बाकी है। मालूम चलेगा आगे चल के गोल हो जाएगा। हाँ ये देखो गधे बोल रहा है पॉली। पॉली ने बोला था, पॉली ने तो ये बोला था कि एक बॉक्स में क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तुम लोग कुछ भी याद नहीं है, वो होता है। तो हंस ने बोला था कि पहले अंकल 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 भरो, फिर जब पूरा अंकल भर दोगे, यानी 4 का डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले हाफ फील्ड भरो, उसके बाद यहां से भरना स्टार्ट करो। क्लॉक और एंटी क्लॉक के बारे में बात हंस ने नहीं किया था, क्लॉक और एंटी क्लॉक के बारे में बात पॉली ने किया था। ये फिलअप करने का बताया था। उन्होंने क्यों बोला था कि पहले इसको आधा दे दो, तब जब पेड करना है पहले आधा भर लो तब पेड करो। ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी आती थी। अब डी में मान लो डी में 6 फिलअप करना है, तो हंस ने बोला था कि पहले एक एक सबको दे दो, 1 2 3 4 5, फिर आप पेयर करना स्टार्ट करो। अब पेयर में क्लॉक या एंटी क्लॉक के बारे में हंस ने नहीं बताया था, पेयर में बताया था पॉली ने कि सॉरी ये क्लॉक और एंटी के बारे में। लेकिन अगला इलेक्ट्रॉन्स पहले हाफ भर लो, उसके बाद यहां से भरना स्टार्ट करो, हंस ने बताया था। और ऐसा क्यों बताया था? तुम देखोगे नोट्स में लिखवाया था मैंने, स्टेबिलिटी की वजह से। पहले आधा भर लोगे, फिर यहां से भरोगे ना, तो उसमें ऐसा स्टेबिलिटी आता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। अब यहां पर यही चीजें डायरेक्ट नहीं लिख के तुम्हें हंस लिखा हुआ है और पॉली लिखा हुआ है।
तो स्टेबिलिटी के बारे में कौन बताया? अब यहाँ पर P3 है, हाफ फील्ड है, 1 2 3, दिस वन विल बी मोर स्टेबल देन 1 2 3 4, दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर स्टेबल देन दिस वन। ये बात किसने बताया? हंस ने। ठीक है, तो उसको अब कनेक्ट करना है तुम्हें, ये नहीं कि कनेक्ट क्वेश्चन बनाओगे तब कनेक्टिविटी आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हंस। तो अगर नाइट्रोजन का आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन किससे? ऑक्सीजन से, तो तुम ये बात पहले से जानते हो हाफ फील्ड की वजह से, लेकिन वो हाफ फील्ड के बारे में स्टेबल ज्यादा हंस ने बोला था कि हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड। ये बात स्टेटमेंट हंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल 1 क्लास वर्क। तो लेवल 1 के क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 77, यूनिवैलेंट एलिमेंट एवरेज वैल्यू ऑफ। अब ये गधेड़े किसका डाउट है? ये लेवल 1 क्लास वर्क, उसके पास दिमाग ही नहीं है। यूनिवैलेंट एलिमेंट द एवरेज वैल्यू ऑफ आयनेशन पोटेंशियल एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी इज इक्वल टू, क्या ये डायरेक्ट लिखवाया था? पॉली स्केल पढ़ाया था और मूलिकन्स पढ़ाया था, तो क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ आयनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी डिवाइड बाई। इसमें डायरेक्ट लिखा है कि फॉर यूनिवैलेंट एलिमेंट एवरेज वैल्यू ऑफ आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। एक समय ये क्वेश्चन का डाउट तुम पहले भी पूछे थे, लेकिन उस समय मैं देखो अपने नोटबुक में राउंड कर दिया था। तुम पहले पूछ चुके हो क्वेश्चन, उस समय बोला था मैं बाद में बताऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? द फॉर्मूला डेट आर यूजफुल इन रिटन केमिकल फॉर्मूला एंड इन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय क्या होगा? जिसे तुमको मैं कई बार बोला हूं SO3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए बोला केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तब और क्लियरिटी आएगी। तुम बॉन्ड ऐसे बनाओगे, तो मैं कई बार बोला हूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो -2 चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होता है उस पे माइनस, और दो बॉन्ड है तो -2, तो इस पे क्या आएगा? +2 सल्फर पे, इस पे -2 तो इस पे, इस पे -2 तो इस पे, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 6। अगर निकालोगे भी तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिसाइड हो रहा है एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से चार्ज क्रिएट हो रहा है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम चार्ज विल क्रिएटेड। इसका जो आंसर हो जाएगा द वैल्यू डेट आर यूजफुल इन राइटिंग केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला में भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज होता है। जैसे आप NaCl लेते हो तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको पहले लिखते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है बाद में लिखते हैं। SO2 सल्फर का कम है, इसका ज्यादा है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम पहले लिखते हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एलिमेंट को हम बाद में लिखते हैं। एंड इन कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन स्टेट आर, ऑक्सीडेशन स्टेट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबका यूज अब आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तब जाके तुम्हें लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत हम जानते हैं। और चीजों को ऐसा मत बनाओ कि रटो, कि जब तुमसे पूछा जाए तो नोटबुक निकाल के तब उसका तुम पढ़ के तब आंसर दो। चीजों को ऐसा बनाओ इजी कि जब भी पूछा जाए तो एक सिंपल वे में इसका जवाब ये होगा। जैसे आयनेशन एनर्जी तुरंत माइंड में क्लिक हो जाने की ये होता है, ऐसा होता है।
ये नहीं कि हम नोटबुक में रिवाइज करेंगे तब बताएंगे, ऐसा अपने आप को प्रिपेयर मत करो। सिंपल वे में उसका क्या चीजें निकल के आता है वो सब चीजें याद रखने का। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुम्हें जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो कनेक्ट करता है चीजों से, लिंक करता है। लेवल 2 क्लास वर्क का 32 नंबर, लेवल 2 का क्लास वर्क का 32 नंबर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ वैल्यू इतना 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 है, आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बी इच। चलो लेवल 2 का क्लास वर्क का 32 नंबर। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू दिया है, ए का दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, डी का दिया है। ए का है -135। देखो जितना माइनस में रहेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि माइनस क्या इंडिकेट करता है, एनर्जी कितना रिलीज हुआ है। माइनस ये मत सुनेंगे माइनस जितना ज्यादा है तो कम हो जाएगा, नहीं, माइनस वैल्यू वहां पर ये इंडिकेशन के लिए होता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक है। -60। अब ये मत सुनना कि -60 और माइनस ये कम है ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। माइनस हटा दो भले, माइनस केवल इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि रिलीज हो रहा है, जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना अच्छा, ये ज्यादा रिलीज हो रहा है। इसमें कहीं कंफ्यूजन मत पड़ जाना कि ये ज्यादा है वैल्यू सर, हम तो मैथ में इसको ज्यादा बोलते हैं। यहाँ माइनस वाला मैथ नहीं है, माइनस इंडिकेशन पॉइंट है कि एनर्जी विल बी रिलीज्ड एक्सोथर्मिक। -200 और -348 किलो जूल, सबसे ज्यादा कौन रिलीज हुआ ये। अब मैथ में देखो तो सबसे कम हो जाएगा ये, लेकिन मैथ के अनुसार से नहीं सोचना है। माइनस विल बी इंडिकेटिंग, माइनस हटा के सोच लो, नहीं आ रहा तो माइनस हटा के सोच लो। तो सबसे ज्यादा डी क्या है, सबसे ज्यादा रिलीज हो रहा है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। अब कह रहा है कि बी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसका इससे इसका कम हो गया और इससे इसका ज्यादा हो गया। तो अब ऐसा हम जब भी ऐसा तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए ना तो एक बार सेकंड पीरियड को जरूर याद कर लो। सेकंड पीरियड में अगर तुम जाओगे लेफ्ट टू राइट तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कौन करता है, फ्लोरीन। BCNOF में सबसे ज्यादा रिलीज कौन करता है, उसके बाद ये ऑक्सीजन करता है ना। अब इस दोनों में एक्सेप्शन होता है, कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कार्बन का कम हो जाता है और कार्बन का ज्यादा हो जाता है और नाइट्रोजन का कम हो जाता है। तो ऐसा जेई में भी क्वेश्चन, ये हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इमेजिनेशन वाला फॉर्मेट बनाया गया है, हमें इस पे बनाना पड़ेगा, उस पे सेट करना पड़ेगा हमें। अगर हम सेट करके देख रहे हैं कि वैल्यू सही आ रहा है तो कार्बन और नाइट्रोजन में वैल्यू किसका ज्यादा आना चाहिए, कार्बन का। आ भी रहा है, नाइट्रोजन का कम होता है ना, और ऑक्सीजन उससे ज्यादा और फ्लोरीन उससे ज्यादा, यानी वैल्यू बिल्कुल सेट कर रहा है, इसका ज्यादा इसका कम और ज्यादा और ज्यादा। जितना ज्यादा होगा वो, जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना रिलीज करेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ये माइनस हटा दो, माइनस केवल इंडिकेट करता है कि एक्सोथर्मिक है सबसे ज्यादा, फिर ये इससे और इसके, इसका ज्यादा इसका कम। तो अब मुझे बताओ बी क्या पूछा है, बी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, वो कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड वाला चुनेंगे। तो बी का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड वाला चुनेंगे, तो हाफ फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा, एन। अब इसमें देखो 3 लिखा है तो हम फ्लोरीन पे सेट किए हैं, तो इसमें 3 लिखा है तो 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3s2 और 3p3 हाफ फील्ड वाला ही है ना, ये नाइट्रोजन का नहीं चुन के क्या चुन रहा है, फास्फोरस को बता रहा है। तो इसके नीचे वाला भी असाइन सीक्वेंस चलेगा ना, तो इसका हालांकि 2 होगा, 2s2 2p3, लेकिन ऑप्शन में 3 दिया है। अब ये नहीं होगा 2 भी दे देगा 3 भी दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। समझ में आया क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का 3 हाफ फील्ड। अब ये चीजें तुम्हें कोई कितना भी थ्योरी पढ़ा देना, ये चीजें तुम्हें नहीं आ पाएगा। तो क्वेश्चन बनाओगे तब समझ में आएगा कि कैसे रास्ता जाना है हमें।
चलो लेवल 1 क्लास वर्क, लेवल 1 क्लास वर्क आते दिमाग खराब हो जा रहा है, लेवल 1 में हम जाना नहीं चाहते हैं। ये सीटी लेवल का क्वेश्चन है। लेवल 1 का 93, बोरॉन एंड सिलिकॉन रिसेंबल केमिकली, दिस इज ड्यू टू। बोरॉन में और सिलिकॉन में कौन सा रिलेशन होता है? डायगोनल रिलेशनशिप होता है ना, चार्ज अपॉन रेडियस, पोलराइजिंग पावर, ये आंसर होगा 93 3। अब यहाँ पर अभी फिलहाल आंसर लिख लेना पोलराइजिंग पावर। मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते ही तुम्हें मीनिंग बताएंगे पोलराइजिंग पावर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पोलराइजिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोलराइजिंग पावर पढ़ाएंगे तुम्हें फजांस रूल में। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे तो हम पोलराइजिंग पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो होता है। इसको भी ध्यान रखना, पोलराइजिंग पावर होता है। लेवल 1 क्लास वर्क में 92, XYZ प्रेजेंट इन ए पीरियड केमिकली दे आर ऑक्सीडाइज, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक, which of these arrange in ascending order of their atomic number? अब इस क्वेश्चन के लिए लेवल 1 के क्लास वर्क का 92 के लिए हमें खुद से एलिमेंट को पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट है। तो इन ए पीरियोडिक टेबल, तुम्हें सेट को, उस सेट को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सेट है जिसमें पहला वाला एसिडिक होता है और दूसरा वाला एम्फोटेरिक होता है और तीसरा वाला बेसिक हो जाएगा। तो बताओ सेट कौन सा होगा वो? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और सिलिकॉन, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। बेरिलियम और बोरॉन, बोरॉन का B2O3, बोरॉन एम्फोटेरिक कहलाएगा। कोई 3 ढूंढो और कोई 3 ढूंढ के बताओ मेरे को। तो उसका एटॉमिक नंबर किस ऑर्डर में होगा? तो ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर ऑक्साइड है तो मेटल होगा, मेटल लेफ्ट हैंड साइड होगा, एम्फोटेरिक है बाद में आएगा, फिर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा? सोचो ऐसे, तुम कोई भी एग्जांपल लेकर देख सकते हो। तुम लोग बताओ कौन सा एग्जांपल ले ले। कौन सा एग्जांपल ले ले? जो एक मेटल बताओ जो एसिड है। लिथियम और ऐसे ले लो, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन ले लो। इसका, लेकिन इसका ए ले लो, लिथियम, ये बेसिक, ये एम्फोटेरिक और ये एसिडिक। बोरॉन, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड फॉर्म, बोरॉन फॉर्म B2O3 एंड B2O फॉर्म जब वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा? बोरिक एसिड। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 5। तो ये X है, Y है और ये Z है। तो कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए एटॉमिक नंबर, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा? फिर किसका होगा? फिर किसका होगा? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुम्हें कोई थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ऐसे तुमसे क्वेश्चन में दिमाग लगाने के लिए बोला है कि सेट बनाना है तुम्हें।
क्वेश्चन नंबर लेवल 1 का 92 हो गया, लेवल 2 का होमवर्क 34। बेरिलियम का ऑक्साइड याद रखना एम्फोटेरिक होता है, B2O3, अभी डायगोनल वाला में लिखवाया भी था। तो धीरे धीरे समय के साथ सब याद होता चला जाएगा, फेमिलियर हो जाओगे इससे, तो घबराना नहीं है। लेवल लेकिन जितना पढ़ाओ उतना ध्यान में रखने का। लेवल 2 का होमवर्क 34 नंबर, लेवल 2 का होमवर्क 34 नंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एलिमेंट आर इतना इतना, विच टाइप ऑफ बॉन्ड। बेवकूफ है हम लोग, 34 भी क्वेश्चन पूछने वाला है क्या? दो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, डेल्टा EN निकाल लेंगे। तो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.1 माइनस 1.8, क्या आएगा डिफरेंस? आएगा ना। अब ये डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है कि 1.7 से कम है? तो ये 1.7 से कम है, तो अगर कम है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट, बात खत्म। अब ये नहीं देखने आ रहा है तो आगे केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन 1.7, दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। 34, तो इसमें हो जाएगा पोलर कोवैलेंट, प्योर कोवैलेंट। अच्छा, तो प्योर कोवैलेंट नहीं बनेगा, क्यों? प्योर कोवैलेंट मालूम है ना किसमें बनता है? किसमें बनता है? सेम होता है तब। लिखवाए थे ना, Cl2 में, Br2 में, I2 में, H2 में, O2 में, N2 में, इसमें प्योर 100% बनता है, बनता है ना। और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम नहीं है तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, इसमें डेल्टा EN कितना आएगा? 0, क्योंकि दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा? 0। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आएगा वो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी 0 then it form pure covalent। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा भी आया और 1.7 से कम है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कैसा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? पोलर, क्योंकि दो एटम के बीच में चार्ज क्रिएट होगा थोड़ा बहुत, और चार्ज को हम क्या बोलते हैं? पोलर। तो ये 34 हो गया। और ये है लेवल 2, लेवल 2 का होमवर्क, लेवल 2 का होमवर्क का 22 नंबर, लेवल 2 का होमवर्क का 22 नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन आर रिस्पेक्टिवली, ये तो हम जानते ही हैं, विच आउट ऑफ may be expected to have jumped in second ionization enthalpy, which out of these may be expected to be jump in second ionization enthalpy? Mn और आयरन। expected to have jump in second ionization। इसका आंसर क्या दिया? क्रोमियम। एक क्वेश्चन हालांकि क्लियर लिखा नहीं, उसको लिखना चाहिए था, तो वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। आंसर है 4 पे। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 और 3d5।
तो बताओ मुझे, अगर क्रोमियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा तो कहां से करेगा? 4s से। अब ये क्या बन गया? 3d5। अब अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा तो कहां से करेगा? 3d से करेगा ना। लेकिन ये क्या बन चुका है? हाफ फील्ड बन चुका है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का 3d5 क्यों लिखते हैं? ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। एक्चुअल में क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन क्यों होता है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, वो स्टेबल होता है। तो यहां से एक तो लूज कर दिया, लेकिन जब दूसरे के लूज करने की बारी आएगी वो हाफ फील्ड से लूज करेगा, वो हाफ फील्ड से लूज करेगा। और इस केस में वो सबसे ज्यादा एनर्जी उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हाफ फील्ड बन चुका है। उसको एक्सपेक्टेड हाईएस्ट लिखना चाहिए था कि इसमें सेकंड वाला ज्यादा लगेगा। तो ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, बाकी कॉन्फ़िगरेशन देख लो क्या क्या है। Mn का क्या है? Mn का क्या है? 4s2 और 3d क्या है? 5। तो यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। अब इसका तीसरा वाला अगर लूज करता ना तब बहुत प्रॉब्लम होता। क्यों? क्योंकि आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम हाफ फील्ड। तो जैसे P में 6 होता है ना, 6 और 3 होता है तो हाफ फील्ड। तो D में 10 के आधा अगर 5 होता है ना तो उसको हाफ फील्ड बोलते हैं। D में 10 के अगर बाद 5 आता है तो क्या बोलते हैं उसको? हाफ फील्ड। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल क्यों होता है, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब ये मत सोचना कि हम अपने मन से किसी को हाफ फील्ड बना के लिखते, नहीं। अब सोचो कि पहले रूल आया होगा या पहले इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे? पहले इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे ना, तब रूल आया होगा ना। तो ये नहीं कि थ्योरी पहले आया तब हम इलेक्ट्रॉन्स को लाके वहां रखते हैं, नहीं। पहले से इलेक्ट्रॉन्स वहां थे, उसके बेसिस पे थ्योरी दिया जाता है। तो ये नहीं कि अपने मन से किसी को हाफ फील्ड बना दो, कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, सर ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बना दिया हमने और उसको स्टेबिलिटी लिख दिया हमने, नहीं। पहले ये होता था, इसके बाद हम उसको लॉजिक देते हैं। तो देखो यहाँ पर एक लूज करने के बाद ये हाफ फील्ड बना दिया, यहाँ 2 लूज करने के बाद तब हाफ फील्ड बनाएंगे। एक्सपेक्टेड बोल रहा मतलब ज्यादा किस में लगेगा? तो ज्यादा क्रोमियम में लगेगा। और भी ऑप्शन देख लो। आयरन में, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 और 3d6 होता है। अब देखो 2 यहां से लूज करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट भी लूज करेगा, सेकंड भी लूज करेगा, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर डी तीसरा लूज करेगा तो यहां से करेगा। आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट विल बी बिकम हाफ फील्ड। 2 यहां से, एक यहां से, 3 लूज करने के बाद, यानी तीसरा लूज करने के बाद चौथा जब लूज करने जाएगा ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसीलिए आयरन 3 ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही होता है, ठीक है। ये सब चीजें केमिकल बॉन्डिंग में कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा? जब कंपाउंड तुम्हारे सामने आएगा तब। तो इसमें एक्सपेक्टेड बोला है क्रोमियम, तो इसमें लिख लेना आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई इट विल बी मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो ऑफलाइन ज्यादा समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑनलाइन नहीं समझ में आता था? ऑफलाइन में फील आता है? सामने देखते हो इसलिए। और उसमें पढ़ते पढ़ते दिमाग इधर उधर चला जाता है? बैठे हो, सर पढ़ा रहे, सो रहे हो, कभी खाना भी खा रहे हो उसी में। ऑफलाइन में तो आराम से कंसंट्रेशन यहाँ होता है ना, ऑनलाइन में होता है? तुम लोग को तो आराम है, 10th का भी मार्क्स मिल गया है। ये देखो कि नहीं, एक जोक आया कि तुम लोग के क्लास में जब तुम बीटेक कर लोगे या एमबीबीएस कर लोगे तो इंटरव्यू आएगा, तो इंटरव्यूअर जब पूछेगा तुमसे कि किस बैच के पास आउट हो, तो क्या बोलोगे? कोरोना बैच के।
तो बोलेगा कि गो होम एंड स्टे, क्या बोलता है, स्टे होम एंड स्टे सेफ। जॉब करने की कोई जरूरत नहीं, घर पे बैठो आराम से रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया ना, एक्सपेक्टेड लिखा मतलब ज्यादा लिखा है, वर्ड से क्लियर नहीं हो रहा था। लेवल 2 का क्लास वर्क है, क्लास वर्क है ना, क्लास वर्क का 26 और 41। लेवल 2 का 26 और 41 देख लो। लेवल 2 का 26 नंबर कह रहा है कि एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट आयोनेशन पोटेंशियल, किसमें ज्यादा होगा, तो ये अब इसमें डाउट क्या आना चाहिए तुम्हें। नियॉन है और 3s2 है, 3p1 है। दूसरा ऑप्शन है नियॉन है और 3s2 3p2 है। और तीसरा ऑप्शन है नियॉन है और 3s2 3p3 है। और चौथा है आर्गॉन है 3s, ये क्या लिख दिया है, 3s10 लिख दिया है, गलती से लिख दिया है वो 3D बना लेना, वो 3s लिख दिया है, वो गलती लिख दिया, 3D10 है वो। 4s2 3D10 और 4p3 है, वो s10 लिख दिया, वो मिसप्रिंटिंग है। तो ऐसे नहीं समझ में आया तो पहले ऐसे देख लो कि किस किस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 2 12 1 13 ये एल्युमिनियम को बता रहा है। 10 2 12 2 14 ये सिलिकॉन को बता रहा है। 10 2 12 3 15 फास्फोरस को बता रहा है। 18 और 10 28 30 और 3 33, 33 किसका होता है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आर्सेनिक का होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो अब इसमें चेक करो किसका आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। तो ये तो 4 ऑर्बिट है, तो अगर हम यहां बात करें सोडियम, लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो इस दोनों में एक्सेप्शन होता है। तो सोडियम का ज्यादा, सॉरी सोडियम का कम, और अल्युमिनियम पीछे चला आता है और Mg आगे। इस दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं। इस दोनों में एक्सेप्शन आता है, सल्फर पीछे फास्फोरस आगे। अब देख लो अल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, अल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, ये तो 4 ऑर्बिट है। 4 ऑर्बिट में कम लगता है ना, साइज बहुत बड़ा हो गया ना इसका, ठीक है। और ऐसे भी इसका ज्यादा हो क्योंकि हाफ फील्ड है, तो यहां से चेक कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर तुम्हें इंडिकेट करके दिया जाए ना, तुम बना लिया करो। 26 का 3 दिया है, ठीक है। अब है 41, ऐसे अब क्वेश्चन इजी तुम बना सकते हो। 41 में क्या लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन हाइड्रोजन विल बी, हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है। तो ये इसकी वर्ड पे ध्यान दो, विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन हाइड्रोजन इज, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है, इसमें डाउट का क्या सवाल था। भावनाओं पे ध्यान दो, है इस पे ध्यान देना है, भावना पे, इस पे ध्यान दोगे। लोग बोलते कम हो, केवल व्हाट्सएप पे चैटिंग ज्यादा करते हो। व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, यहाँ ऑनलाइन पे।
हो गया ना। अब लेवल 1 का ये कौन सा क्लास वर्क या होमवर्क, किसका डाउट है? ये क्लास वर्क है ये है? क्लास वर्क में 66 है ही नहीं, मजाक किया है क्या कोई मेरे साथ? हाँ लेवल 1 में क्लास वर्क में 66। देखो फर्स्ट 4 एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस है ना। कुछ लोग है कि पूरे साल 12 तक भी यही लेवल 1 लेके बैठे रहेंगे। कुछ है इसमें से एक नमूने है ना। लेवल 2 होमवर्क, ये डाउट किसका था? तुम्हारा। लेवल 2 होमवर्क 22 नंबर। लेवल 2 होमवर्क 22 नंबर क्या बोल रहा है? अभी ना डिस्कस किया था, हो गया ना डिस्कस। अब नेक्स्ट है लेवल 2 49 नंबर क्लास वर्क है ना ये। लेवल 2 क्लास वर्क में 49 नंबर देखो, लेवल 2 क्लास वर्क 49 नंबर क्या बोल रहा है? आउटर मोस्ट सेल इज ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कंटेन ए इलेक्ट्रॉन एंड पेनल्टीमेट सेल इज बी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट क्या होगा? 49 देखो, कह रहा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। क्यों ये बात उसको लिखने की जरूरत पड़ गई? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिखने से वो क्या इंडिकेट कर दिया कि दैट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू एस और पी। क्यों ये बात उसको बोलने की जरूरत पड़ गई कि एस और पी से बिलोंग करता है? क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन 4s से भी लूज होता है और 3d से भी लूज होता है। उस केस में यहां से और यहां से पता लगाना उसके और डेटा की जरूरत पड़ेगा। लेकिन एस और पी में अगर वो एलिमेंट एस से बिलोंग करता है तो एस से ही लूज होगा, अगर वो पी से बिलोंग करता है तो पी से ही लूज होगा। ऐसा नहीं होगा एस और पी दोनों से लूज होता है। ये कहानी केवल डी में होता है कि फर्स्ट वी लूज 4s देन आफ्टर वी लूज 3d। लेकिन ये कहानी एस में और पी में नहीं होता कि एस से भी लूज कर रहा और पी से भी लूज कर रहा, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव कहना उसको जरूरी पड़ गया 49। अब कह रहा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में, अब तुम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में ले लो सोडियम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। Mg ले लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। अब तुम ले लो नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5, लेकिन वैलेंसी कितना है ना? यहां वैलेंसी पूछ रहा है कि वैलेंस पूछ रहा है? वैलेंसी पूछ रहा है। अच्छा, इसका वैलेंस और वैलेंसी क्या होगा? 1 और 2, वैलेंस और वैलेंसी क्या होगा? लेकिन इसका वैलेंस और वैलेंसी सेम होगा क्या? वैलेंस 5 लेकिन वैलेंसी, अगर तुम फ्लोरीन के बारे में बात करो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, ये सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है ना? अब कह रहा है कि आउटर मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में ए इलेक्ट्रॉन है। अब इसका नाम नहीं लिया है कि आउटर मोस्ट में ए इलेक्ट्रॉन है और बोला है पेनल्टीमेट सेल कंटेन बी। पेनल्टीमेट होता है जस्ट इसके इनर, दिस वन इज अल्टीमेट और दिस वन इज पेनल्टीमेट। जस्ट उसके इनर को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट और आउटर को बोलते हैं अल्टीमेट या वैलेंस सेल या आउटर सेल या अल्टीमेट सेल। तो यहाँ ए है और यहाँ बी है, वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब अगर आउटर सेल में ए इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है, जितना आउटर सेल में है उतना ही वैलेंसी। और वैलेंसी क्या हो सकता है? 8 माइनस आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 8 माइनस होगा ना,
तो 8 माइनस आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ आउटर मोस्ट में 7 है तो वैलेंसी क्या होगा 8 माइनस 7, तो यहाँ 8 माइनस क्या हो जाएगा, ये दिमाग लगा खुद बना सकते थे ना, नहीं बना सकते थे। लेवल 1 होमवर्क 55 नंबर। और एक बार ध्यान रखना, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे फिर बोलोगे कि सर डाउट है तो फिर बताते हैं, इसलिए तुम जितना डाउट बोलोगे उतना मैं बता दूंगा। फिर केमिकल बॉन्डिंग बताने के बाद जब तुम्हारा पीछे से टेस्ट होगा ना और क्वेश्चन आओगे जब तुम बनाओगे, क्योंकि अभी तो बोला जाता तो तुम सुनते नहीं कि हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। लेवल 1 के 55 नंबर क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। तो इसका एक्चुअली क्या होता है, अभी अभी क्या हमने बोला, ये रिप्रेजेंटेटिव कहने का वजह क्या है, केवल लूज होगा तो एस से होगा नहीं तो पी से होगा, दोनों एस से भी और पी से नहीं होता है, लेकिन डी में एस से भी लूज होता है और एस से भी होगा डी से भी होगा। तो ये मैंने बताया था क्यों लूज होता है, इस दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी अप्रॉक्स इक्वल होता है, इनमें ऐसा नहीं होता है, इस दोनों का ऑर्बिटल्स का एनर्जी अप्रॉक्स इक्वल होता है, हालांकि इसका कम होता है इसका ज्यादा होता है, लेकिन जो डिफरेंस है कम और ज्यादा का बहुत कम है, इसलिए फर्स्ट इट लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s देन आफ्टर इट लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d। तो एनर्जी ऑफ 4s अप्रॉक्स इक्वल, अगर इसका कम भी है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस मतलब कम नहीं है, इसीलिए यहां से लूज करता है इसके बाद यहां से लूज करता है, और इसीलिए वेरिएबल वैलेंसी हो जाता है, मतलब आयरन का +2 भी होता है और आयरन का +3 भी होता है, तो यहां से भी लूज करता है और यहां से भी लूज करता है। क्योंकि तुम देखोगे अभी क्रोमियम वेनेडियम में हम यहाँ से लूज करने के बाद यहाँ से लूज करवा रहे थे, तो ये अप्रॉक्स एनर्जी लगभग इक्वल होता है, तो यहाँ से भी लूज और यहाँ से भी लूज कर देता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 55 का वो हो जाएगा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d। अब यहाँ मैं केवल 4s और 3d के बारे में बात कर रहा था, नीचे वाला भी होगा ना, तो हम d को क्या लिख देंगे nd, और सॉरी s को क्या लिख देंगे 4 को ns, तो ये क्या होगा n-1d, क्योंकि इसके नीचे वाला भी है ना, तो दोनों का एनर्जी बराबर बोलेंगे। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d और ns आर वेरी लेस, ये बात मैंने बताया था वेरिएबल, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, उसको कनेक्ट नहीं करते हो। तो ये डाउट खत्म हुआ आज का डाउट, तो और डाउट अभी लेंगे तो अभी टाइम भी लगभग हो रहा है, तो आगे का डाउट जो है वो कल लेंगे, लिख के रखना, ठीक है, क्या क्या डाउट लेना है। अब डाउट अब मत भेजो, कल लिख के रखना, कल बोलेंगे तो कल बना के लाना 2-3 दिन। के कुमार का डाउट कब लेंगे, अभी पहले वॉल्यूम तो बना लो, वॉल्यूम से एक क्वेश्चन है, बरोबर है क्या, वॉल्यूम में लेवल 3 भी है, वॉल्यूम को अच्छे से फिनिश करना है, ठीक है, ये नहीं कि एक्साइटेड में आके के कुमार और ये लेने बैठ गए बनाने, अभी वॉल्यूम बनाए ही नहीं, तो पहले अच्छे से वॉल्यूम बनाना है, ठीक है। फर्स्ट वी फिनिश वॉल्यूम, बहुत अच्छे से बनाना है, चीज़ों को बार बार बनाना है, रिपीट करना है ताकि कंसेप्ट दिमाग में आए, आंसर को नहीं रटना है कि एग्जाम में आएगा तो आंसर मार देंगे ही, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, आएगा तो 4 मार देंगे, याद किए हैं हम, उसके चीज़ों को समझो को कैसे आया है, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो क्वेश्चन बनाते समय, हम कितना उसको अंडरस्टूड कर पा रहे हैं, क्या हम जो बना रहे हैं उसका हमारे पास लॉजिक है या नहीं है। जब तुम्हारा लॉजिक डेवलप हो जाएगा ना तो किसी भी बुक से बनाओगे आराम से बन जाएगा। When we are going to teach new chapter, first we finish periodic classification, then I will teach, after that I will teach new chapter। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है भागने में, ठीक है, अभी आराम से हम फिनिश करेंगे, आराम से टीच करेंगे,
वॉल्यूम का डाउट लेंगे पहले अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तुम जितना भी डाउट बोलोगे सारे डाउट बताएंगे हम, बरोबर है? ऐसा नहीं कि ये 10 ही डाउट बताएंगे, तुम्हारे जितने भी डाउट होंगे वो करेंगे, लेवल 3 करेंगे। अभी बहुत चीज़ें तुम्हें पीरियोडिक टेबल में सिखाना बाकी है मुझे। अभी तुम न्यूमेरिकल्स कहाँ बनाए आयनेशन एंथैल्पी पे, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में। जब तुम आओगे ना लेवल 3 में तो न्यूमेरिकल्स है इसमें, बरोबर है क्या? वो सब सिखाना बाकी है। न्यूमेरिकल्स पढ़ा दिया हूँ, न्यूमेरिकल्स सिखाएंगे। तो लेवल 3 बनाओगे तब समझ में आएगा कि तुम बना क्या रहे हो। ये कौन है चिन्मय? के कुमार अभी ले ले या थोड़े दिन में ले लो, ठीक है? पर वॉल्यूम अच्छे से बनाने का, भी भागने का नहीं। लेवल जो 2 बना लिया है आज के, लेवल 3 बनाने की कोशिश करना। अब बनाने की कोशिश करना, नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ना उसको। लेवल 3 को तुम्हें रीड करना है और कोई रटने वाला काम नहीं करना, रीड करना है, चीजों को समझना है कि क्या है। नहीं समझ में आएगा मैं डिस्कस करूंगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन क्लास। लेवल 3, लेवल 1 और 2 का डाउट तुम बोलोगे वो मैं बताऊंगा, और लेवल 3 का डाउट नहीं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। तो तुम उसको एक बार वर्बली पढ़ना कि चीजें हमें चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जरूरी नहीं कि तुम बनाओ और तुम बना भी लो, ठीक है? तो उसको एक बार पढ़ना, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, कुछ बना भी पाओगे, कुछ इजी भी होगा, कुछ हार्ड भी होगा, कुछ मॉडरेट भी होगा, तो मैं सिखाऊंगा। अब इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, जो तुम अभी बनाए नहीं हो, तो न्यूमेरिकल्स मुझे सिखाना है। तो नहीं तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक के कोई बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, अभी न्यूमेरिकल्स सिखाएंगे तुम्हें, और वो लेवल 3 में मिलेगा। तो उस न्यूमेरिकल को सिखाने के लिए पढ़ाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, तो पहले वो लेवल 1 और 2 अच्छे से फिनिश कर लो, ठीक है? फिर हम लेवल 3 मैं डिस्कस करूंगा। जितना जल्दी हो जाए, जितना तुम्हारे पास डाउट होगा उतना टाइम लगेगा, फिर मैं लेवल 3 बताऊंगा। लेवल 1 2 खत्म हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट लेवल 3, बराबर है ना? अच्छे से चीजों को दिमाग में रखना है, नहीं कि भागना है नए नए चैप्टर्स। अभी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पढ़ा हुआ है इसमें, बनाए नहीं हो तुम, और वो पूछा जाएगा तुमसे एग्जाम में। अभी आगे आने वाले एग्जाम में ना लेवल 3 से भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे तुम्हारा लेवल बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है? तो लेवल 3 बना के लाना। अगर जो लेवल 1 2 बना लिए हो वो लेवल 3 अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने का मतलब पढ़ के आना। नहीं डाउट है तो डाउट आना आएगा भी उसमें, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? थैंक्स टू ऑल।